एक पूरा प्लान आपका बना दिया जाए कि आखिर कितने दिन बचे हैं अब अपने। 100 है ना, आज से नहीं कल से, तो 99 दिन बचे, गिन लो। 99 डेज। तुम मेरे 99 डेज मत मानो, तुम मेरे 99 आवर्स मानो। संडे को भी 3 घंटे पढ़ा दूंगा मैं किसी भी दिन, कल नहीं बोल रहा हूं, कल तो 26 जनवरी है, पर संडे के दिन आई कैन टीच फॉर लॉन्ग, तो करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे नहीं तो अब जरा 100 डेज का एक टाइम टेबल आपके साथ बना दिया जाए और बैच के अंदर ही एक रुको, तो अब हम शुरू कर रहे हैं 100 आवर्स। सबसे बाद में पढ़ेंगे सबसे बड़े बेवफा इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि कितने मार्क्स का आता है, कल देखा था आपने, 30, और 70% टाइम खा जाता है। इसलिए अब रिपीटर बैच हम इसको सबसे लास्ट में लेंगे। 100 आवर्स में जैसे कल से अपन शुरू करेंगे, तो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। हार्डली 3 घंटे का है, काम खत्म। एक दिन पढ़ना है और एक दिन 2 घंटे, 2 घंटे मान लो, 3 ही मान लो यार, सेफर से। उसके बाद अपन लेंगे कंपनीज एक्ट, जो अपने लिए 7 घंटे का है। उसके बाद अपन लेंगे सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो अपने लिए 10 घंटे का है। उसके बाद अपन लेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो अपने पास 5 घंटे का है। उसके बाद अपन ले लेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो अपने लिए 7 घंटे का है। उसके बाद अपन ले लेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो अपने लिए 2 घंटे का है। तो टोटल मिला लो इन सबका तो कितने आवर्स हुए, 34, और इसमें 30 घंटे और जोड़ लो, तो मैं 64 आवर्स में आपका बिजनेस लॉ खत्म कर दूंगा। लेकिन बीच बीच में टेस्ट होंगे, संडेज आएंगे, तो अभी अपन मान लें कि 4 4 8 12 छुट्टियां तो यूं भी होनी, मतलब 12 लीव्स तो हैं ही, बीच में कैजुअल लीव्स भी हो जाती हैं कभी कभी किसी कारण से। तो अगर मैं 20 लीव्स भी जोड़ लूं इसमें, तो 64 + 20 84, और 15 दिन में आपके ले लूं टेस्ट के वर्कशीट के, तो दैट वुड बी 100। लेकिन इस वक्त अब आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सोगा हो गया ना भाई,
एलएलपी, कंपनीज एक्ट, सोगा, नेगोशिएबल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और 30 दिन के अंदर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और मैक्सिमम पोर्शन इसमें आपका प्रोविजन से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में रहेगा। हर्षित सर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, मैं भी करूंगा, हम सब मिलकर आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे और बाकी चीजें भी होंगी। तो इसको क्या हो गया यार, मुझे फोकस छोड़ के बाकी सबको फोकस कर रहा है। अब बात आती है कि सबसे पहले आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। गुड मॉर्निंग, आज है से क्या बात कर रहे हो? बच्चों को बता दिया, नहीं तो मैं तो वहां पहुंच जाता वापस। गुड गुड गुड। तो कितने क्या एक्सपेक्टेशन बड़े और ठीक है। तो इस 100 आवर्स जो 100 डेज आपको बोला है, ठीक है, दैट इज 100 डेज, वी विल फिनिश दिस ऑफ। अब एक है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो आपने किया होगा पहले एक बार, हुआ या नहीं हुआ? कौन है जो पहली बार दे रहे हैं एग्जाम? 1 2 3, कोई बात मतलब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं तो उसको कवर नहीं करेंगे, सभी होगा, कवर तो पूरा ही होगा। तो आइए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से ही चालू कर देते हैं। और ये है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पूरा चार्ट। आपको मॉड्यूल में अब जो पढ़ना है वो जो मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ना है। मतलब आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो मॉड्यूल में पढ़ना है, और उसके बाद परसों जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी मॉड्यूल में पढ़ना है। 2 दिन के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि भाई साहब लॉ क्या है? What do you mean by law? तो ये कहते हैं कि लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज which is imposed by government for securing welfare and providing justice to society. सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फिर से बात करूं, सोसाइटी को जस्टिस दिलवाने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जब भी गवर्नमेंट इंपोज करती है सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज ओवर द सिटीजन्स, तो हम उसको कहते हैं कि वो क्या है? लॉ है। उल्टा पढ़ोगे तो सीधा समझ में आएगा, सीधा पढ़ोगे तो कभी याद नहीं रहेगा, उल्टा पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा कि सोसाइटी को जस्टिस और वेलफेयर दिलाने के लिए गवर्नमेंट इंपोज करती है कुछ ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज को, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉ। So what is law? Obligation and duties imposed by government authorities just for to seeking welfare and justice to the society. It is known as law. ट्रैफिक लॉस बनाए, क्यों बनाए? वेलफेयर के लिए। कंपनीज एक्ट क्यों बनाया? ताकि शेयर होल्डरों का पैसा न डूबे, वेलफेयर के लिए। इनकम टैक्स एक्ट क्यों बनाया? सोशल इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए कि सोसाइटी में कोई गरीब गरीब न रहे और अमीर अमीर न रहे। जीएसटी क्यों लगाया?
सरकार को पैसा मिले ताकि पब्लिक वेलफेयर कर सके। क्रिमिनल एक्ट्स क्यों लाए, क्रिमिनल लॉ क्यों लाए? ताकि न्याय मिल सके अगर किसी के साथ कोई अपराध हुआ है तो कहने का मतलब ये है सर कि लॉ जो है वो सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज है जो इम्पोज किया है किसने? गवर्नमेंट ने। क्यों इम्पोज किया है? टू सिक्योर द वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। अब बात आती है कि लॉ के सोर्स क्या है, लॉ कहां से आता है? तो सर सबसे पहली बात है भारत का संविधान सबसे पहला स्रोत है किसका? लॉ का। क्यों? भारत का संविधान किस तरीके से लॉ का स्रोत है, लॉ का सोर्स है? तो सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो अपने यहां पर क्या बनाए? लॉ। लॉ बनाने की पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लॉ बनाने की पावर किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को। लॉ बनाने की पावर किसको है? लोकल गवर्नमेंट को। अपने यहाँ पार्षदों के चुनाव होते हैं, मेयर की काउंसिल होती है, उस काउंसिल में इंदौर नगर के लिए क्या बन सकता है? कानून। तो कानून बनाने के पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं। तो सबसे पहला सोर्स कौन है? भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। ये सबसे पहला क्या है? दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ लॉ। कानून कहां से आएगा? यहां से आएगा। केंद्र के कानून हुए तो पार्लियामेंट से पास होंगे, स्टेट के कानून हुए तो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होंगे। केंद्र सरकार जब भी कोई कानून बनाती है वो कानून पहले रखा जाता है लोकसभा में, फिर रखा जाता है राज्यसभा में। बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से जब वो पास हो जाता है तब हो जाता है प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए, और प्रेसिडेंशियल असेंट मिलते ही वो बिल क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। हेलो। तो दूसरा सोर्स कौन हुआ? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इज दैट क्लियर? फिर आता है जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट अगर दे दिया तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा? कानून कहलाएगा। अगर भारत में कोई कानून बना हुआ नहीं है या कानून बना हुआ है लेकिन वो कानून बना हुआ तो है लेकिन कुछ खास नहीं है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन को भी क्या माना जाता है? लॉ। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इटसेल्फ बिकम्स लॉ। कितने ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं जो क्या बन जाते हैं? लॉ बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत ही ऑड सा सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आज से 8 से 10 साल पहले इंडिया में एक हार्मोनल इम्बैलेंस को क्राइम माना जाता है। यू ऑल नो दैट वी आर ऑल रन बाय हार्मोन्स। मेरा बिहेवियर, आपका बिहेवियर, सबका बिहेवियर हमारे अंदर जो हार्मोन्स है उनके कारण होता है। बट समटाइम एक बीमारी होती है जिसके कारण हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और अपोजिट हार्मोन आपके शरीर में आ जाता है। जन्म से ही होता है ऐसा। मतलब आपको पूरे, मतलब शरीर तो मिला हुआ है लड़के का
लेकिन आपको हार्मोन्स जो सीक्रेट हो रहे हैं वो लड़की के हो रहे हैं, या आपको शरीर मिला है लड़की का लेकिन आपको हार्मोन्स जो सीक्रेशन हो रहा है आपके इसमें वो हो रहा है लड़कों का. If your hormonal imbalance is there, then how can a boy who is having hormones of girl can be attracted towards a girl? He will be attracted towards a boy only because his hormones are secreted inside his body is for girls. अगर मेरे शरीर में गर्ल्स हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं तो आई कैन नॉट बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ गर्ल, आई कैन ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ बॉय एंड द सेम थिंग हैपेंस विद गर्ल. अब ऐसे में जब वो लोग साथ रहने लग जाते थे तो भारत में उसको क्राइम माना जाता था और पूरी जो कम्युनिटी थी उनकी LGBTQI उस पूरी कम्युनिटी को इलीगल माना जाता था. दे केम टू सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस कि सर मेरी क्या गलती, आप ये बताओ. मेरे शरीर में बीमारी ही ये है कि मुझे वो हार्मोन ही नहीं आ रहे जो हार्मोन मेरे होने चाहिए. देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी, आप मेरे को फोर्सफुली तो नहीं रख सकते हो ना. और अगर हम दो लड़के साथ में रहना चाहते हैं, दो लड़कियां जीवन साथ में बिताना चाहते हैं, सो अलाउ अस. देन सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन अ पर्टिकुलर डिसीजन दैट दिस इज नॉट अ क्राइम. उस दिन के बाद से उन बेचारे बच्चों का उत्पीड़न बंद हुआ जो इस तरीके से बड़े हो रहे थे, अदरवाइज उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता था. अब आप सोचो कि दो लोग अपने हार्मोन्स के कारण बिना कुछ किए ही जेल में जाके बैठ गए. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार तो गलत है यार, दूसरी बीमारियों की तरह के सारे बीमारों को आप जेल में डाल देते हो क्या? नहीं ना, तो फिर ये भी हार्मोन्स है. अब भगवान की तरफ से गलत आ गए तो अब क्या करेंगे भैया, तो जेल में तो नहीं डाल सकते. दिस इज अ डिसीजन जो इसने पूरी कम्युनिटी बना दी और नाउ दे आर प्राइडली घूम रहे हैं वो लोग. LGBTQI उनकी एक पूरी कम्युनिटी है जिसमें वो सब ले लेते हैं एंड दे ऑल आर लिविंग गुड लाइफ नाउ. पर ये कहा ये आई गुड लाइफ कहां से? दिस केम फ्रॉम. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज कॉल्ड जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, जिससे कि क्या आ जाता है, जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ से भी लॉ बन के आता है. इसके अलावा कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड भी अपने आप में लॉ बनाते हैं. कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड भी अपने आप में क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोने के आभूषण जब हम खरीदते हैं तो वो बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड. हमको सबको मालूम है कि 24 कैरेट गोल्ड का तो आभूषण बन ही नहीं सकता, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड का आभूषण बनेगा तो टूट ही जाएगा, क्योंकि गोल्ड इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल. अनलेस एंड अनटिल उसमें कुछ इंप्योरिटीज नहीं मिलाई जाएंगी तब तक वो नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी. तो अब इंप्योरिटीज कितनी मिलानी है, तो सर इंप्योरिटीज कितनी मिलानी है उसके स्टैंडर्ड कहीं कहीं दिए हुए नहीं है. लेकिन हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से हम 1.5%, 2%, 2.5% तक की खोट मिला सकते हैं. अगर किसी ने 4% खोट मिला दी तो क्या उसको धोखाधड़ी कहा जाएगा? हाँ, कहा जाएगा. क्यों? क्योंकि कस्टम ऑफ ट्रेड कहता है कि मैक्सिमम कितनी मिला सकते हो, 2%, और आपने कितना मिला दिया, 4%. तो कस्टम ऑफ ट्रेड भी अपने आप में क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है. पहली बात व्हाट इज लॉ, दूसरी बात व्हाट इज सोर्स ऑफ लॉ, तीसरी बात लॉ बनता कैसे है. मैंने आपको बताया सबसे पहले बिल ड्राफ्ट होता है. क्या ड्राफ्ट होता है? सबसे पहले बिल ड्राफ्ट होता है. बिल मतलब जो भी कानून बनाना है उसका रफ ड्राफ्ट, और जो कानून बनाना है उसका जो ड्राफ्ट है, जो बिल बनाना है, मतलब रफ ड्राफ्ट तो नहीं बोलूंगा, फाइनल ड्राफ्ट बोलूंगा, जो पार्लियामेंट में रखा जाएगा, वो होता है बिल. बिल पहले कहां पास होता है? लोकसभा में,
फिर कहां पास होता है? राज्यसभा में। फिर कहां जाता है? प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट से परमिशन मिल जाती है, क्या बोला मैंने? जब प्रेसिडेंट से परमिशन मिल जाती है, उसके बाद सरकारी न्यूज़पेपर होता है जिसे कहते हैं ऑफिशियल गजट। उस ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है। ऑफिशियल गजट के अंदर दी गई डेट या तो एक्ट बोल देता है कि मैं इतनी तारीख से एप्लीकेबल हो जाऊंगा, एक्ट में खुद ही लिखा रहता है। एक्ट खुद ही बोल देता है दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 13th ऑफ जनवरी 2025। तो इसका मतलब है कि वो 13 जनवरी से एप्लीकेबल। लेकिन एक्ट में नहीं लिखा है कि वो कब एप्लीकेबल है। देन वो कब एप्लीकेबल होगा? अगर एक्ट में नहीं लिखा है कि कब एप्लीकेबल है, तो जिस दिन वो ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगा, उस दिन से वो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। देखो, पार्लियामेंट से पास, प्रेसिडेंट से पास होते ही वो क्या बन जाता है? एक्ट। लेकिन वो एक्ट इफेक्ट में कब आता है? जिस दिन वो ऑफिशियल गजट में छप जाता है उस दिन, या ऑफिशियल गजट में छपने के बाद अगर डेट दी हुई है उस एक्ट की, तो फिर उस डेट पे। तो पहला हुआ लॉ क्या है, दूसरा हुआ सोर्स ऑफ लॉ क्या है, तीसरा हुआ प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ क्या है। अब आता है टाइप्स ऑफ लॉ। मई 25 के लिए लॉ के अंदर चेंज आना चाहिए था। देखते हैं आया या नहीं। पहले तो आप न्यू क्रिमिनल लॉ पे आए। क्रिमिनल लॉ मतलब क्राइम रोकने के लिए किया गया, बनाया गया लॉ। 3 नए लॉ आए हैं जो आपके मॉड्यूल में अमेंड नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मई एग्जाम में अपने को ये तीनों लॉ लिख के आने पड़ेंगे। अमेंडमेंट आएगा, अभी नहीं आया पर आएगा। भारत में क्राइम को रोकने के लिए हमारे पास जो है वो 3 कानून हैं। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कितने क्रिमिनल लॉज हैं? 3। पहली भारत न्याय संहिता, दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट था वो भी चेंज हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, और फिर हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सो वी हैव 3 डिफरेंट लॉज। 3 डिफरेंट लॉज हैं हमारे पास जो क्रिमिनल लॉज। और सिविल लॉज कौन से हैं? तीन नए सिविल लॉज आने वाले हैं। इसमें आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी आया नहीं है, पब्लिक नोटिस आया है अभी उसका। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। तो अभी आपका एक जो टॉपिक है, कौन सा? ये वाला, ये अपन अभी छोड़ते हैं कि कौन से टाइप्स ऑफ लॉ इंडिया में है, क्योंकि एक बार जरा डिटेल आ जाए, ताजी डिटेल आ जाए, इंस्टीट्यूट क्या चाहती है वो नहीं चाहेगी तो ये पढ़ लेंगे, चाहेगी तो वो पढ़ेंगे। क्यों अभी से दिमाग लगाएं, क्योंकि वो चेंज होने वाला है। चलिए, टाइप्स ऑफ लॉ के बाद आती हैं कि भाई एंटिटीज
भैया लॉ तो बना दिया आपने, लॉ तो बना दिए, लेकिन लॉ की इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज भी तो लानी पड़ेंगी ना। हु विल गोइंग टू इन्फोर्स द लॉ, लॉ इन्फोर्स कौन करेगा? तो लॉ की इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आएगी, और उस इन्फोर्समेंट अथॉरिटी में पहली अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भारत में जितने भी फाइनेंशियल लॉज हैं, वो सारे फाइनेंशियल लॉज बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, और ये भारत की ट्रेजरी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्ट्स एज अ ट्रेजरी ऑफ इंडिया। इंडिया में पैसा कहां से जनरेट होगा और कहां खर्च होगा, इसकी चिंता करने की जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। दे रेगुलेट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दे रेगुलेट द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, they regulate the financial institution, they regulate the stock market, they come out with union budget every year, and ये लेकर आते हैं फाइनेंशियल स्टेट्यूट। फाइनेंशियल स्टेट्यूट मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जितने भी हमारे भारत के इंडियन टैक्सेशन एक्ट जो भी हैं, ये सारे कहाँ से आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री है। हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। काम क्या है? भारत की ट्रेजरी की तरह काम करने का इनका काम है। भारत की इकोनॉमी ये चलाते हैं। इकोनॉमी भारत की किस पे टिकी हुई है? स्टॉक मार्केट पे, कैपिटल मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पे। तीनों कौन गवर्न करते हैं? यही गवर्न करते हैं। भारत की इकोनॉमी किस पे टिकी हुई है? टैक्सेशन पे। टैक्स लॉज कौन बनाते हैं? यही बनाते हैं। भारत की इकोनॉमी किस पे टिकी हुई है? फाइनेंस पे। फाइनेंस के लॉज कौन बनाते हैं? यही बनाते हैं। बजट यही लाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब भारत में कई तरीके की एंटिटीज होती हैं, और उनमें से एक एंटिटी होती है कंपनी, और एक एंटिटी होती है एलएलपी। क्या होती है? कंपनी और एलएलपी। इंडिया में कंपनी और एलएलपी, इन दोनों को देखने का काम किसका होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का। ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में होती है, हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स होती है। हाईएस्ट पोस्ट इस डिपार्टमेंट में कौन सी होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपनी अफेयर्स। सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी होती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपनीज अफेयर्स। ये 3 एक्ट को रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। 3 एक्ट्स को रेगुलेट करती है। कौन कौन से 3 एक्ट्स को रेगुलेट करती है? पहला रेगुलेट करती है कंपनीज एक्ट को, दूसरा रेगुलेट करती है लिमिटेड लायबिलिटीज एक्ट को, तीसरा रेगुलेट करती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को। कितनी चीजों को रेगुलेट करती है? 3। पहला कंपनीज एक्ट, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटीज एक्ट, और तीसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये इन तीनों को गवर्न करती है। इस मिनिस्ट्री में जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं वो यूपीएससी देते हैं। उसमें भी इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज के एग्जाम देते हैं। इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज के एग्जाम पास करने के बाद वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय बनते हैं, और भारत का बिजनेस सेक्टर जो है वो पूरा बिजनेस सेक्टर यहीं से रेगुलेट होता है। सो इट इज वेरी क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, हाईएस्ट पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपनीज अफेयर्स है। इन और ये रेगुलेट करती है कितने एक्ट? 3, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटीज एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। और ऑफिसर जो है वो कहां से आते हैं?
they all come from ICLS, Indian Company Law Services, and it usually regulates business and industry sector of India. Then comes Ministry of Home Affairs. Again, this ministry is headed by Home Minister of India. Its scope is to maintain internal security. भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी है. भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी डिसाइड करना इसकी जिम्मेदारी है. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें हैं. डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट भी है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी भी है. तो ये एक होम मिनिस्ट्री की सिंपल सी गाथा है कि दिस इज मिनिस्ट्री कॉल्ड एज होम मिनिस्ट्री. कौन हेड करता है? होम मिनिस्टर. किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है. हेड कौन कर रहा है? होम मिनिस्टर. स्कोप क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करो, बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन करो, डोमेस्टिक पॉलिसीज बनाओ. दिस ऑल यू हैव टू डू. तो ये काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का. अभी रुको, आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? व्हाट इज लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अब मेरे जो नोट्स हैं, जो मेरी बुक वाले, हेलो, उसमें से कितने टॉपिक पढ़ना है? जितने मैंने दिए, उससे न एक ज्यादा, उससे न एक कम. इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जितना मैंने आपको बताया, उससे न एक ज्यादा न उससे एक कम. आप अपने मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, जो आपका मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का है आप उससे भी पढ़ सकते हो, आप मेरी बुक से भी पढ़ सकते हो. इज दैट क्लियर एवरीवन? ये चार्ट तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा, आप उसकी चिंता छोड़ दो, लेकिन आप अभी इतना करके रखो, बाकी का कल करेंगे. गॉट इट? कल तो छुट्टी हो जाएगी, परसों करेंगे. समझ में आ गया?